पक्ष विपक्ष में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम की। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों के एक दूसरे पर हमले भी तेज हो रहे हैं। अपनी प्रतिज्ञा रैली के दौरान पीतल नगरी मुरादाबाद पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले जो सरकार थी वह पीतल उद्योग का समर्थन करती थी, लोन भी मिलता था और टैक्स में भी राहत मिलती थी, इसीलिए उद्योग आगे बढ़ा। लेकिन नोटबंदी और जीएसटी ने उद्योग की कमर तोड़ दी। यहां पर पीतल नगरी आपने बनाई और इस सरकार ने अंधेर नगरी बनाई। प्रियंका ने कहा कि पिछले 5-6 सालों में मुरादाबाद में 2000 करोड़ रुपए का कारोबार घट गया है। आज 3 लाख कारीगरों की रोजी रोटी खत्म हो चुकी है। बीजेपी की नीतियों ने कारोबार और आपके भविष्य को बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को सिर्फ विकास के आधार पर लड़ना चाहती है। हमने प्रतिज्ञा ली है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, हर जिले में हम उद्योगों के हब लगवाएंगे। ये खोखला वचन नहीं है, प्रियंका ने कहा। अगर आप अडिग हैं तो सरकार को झुकना पड़ता है। किसानों ने सरकार को झुका दिया। प्रधानमंत्री ने आंदोलन के दौरान 700 किसानों की मौत पर 2 मिनट का मौन भी नहीं रखा। लखीमपुर पर पीएम और सीएम ने एक शब्द तक नहीं बोला। कई पीड़ित कहते हैं कि पैसे नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। कोरोना के समय नरेंद्र मोदी ने 8000 करोड़ का प्लेन खरीदा और गन्ने का कुल बकाया 4000 करोड़ का है। 20,000 करोड़ का संसद का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। वहीं लोगों की जान खाद की लाइन में खड़े होकर जा रही है। इस मौके पर प्रियंका ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी लपेटे में लिया। प्रियंका ने कहा कि लोग कहते हैं कि बीजेपी फिर जीतेगी, क्योंकि जो मुख्य विरोधी पार्टी है वो भी विकास की बात नहीं करती। प्रियंका ने कहा कि सपा का नारा है आ रहे हैं अखिलेश, लेकिन बिजनौर में सीएए विरोध के दौरान सरकार ने गोली चलवाई तो क्या अखिलेश आए? उन्नाव और हाथरस में महिलाओं पर अत्याचार हुआ तो क्या अखिलेश आए? लखीमपुर में क्या अखिलेश आए? केवल चुनाव के समय क्यों आ रहे हैं? प्रियंका ने ये सवाल खड़ा किया। तो प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा जारी है और उसी के मद्देनजर आज प्रियंका गांधी पीतल नगरी मुरादाबाद पहुंची थी। यहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा और उन्होंने साथ ही साथ यूपी में 20 लाख नौकरियां देने का वादा भी किया। इसके अलावा हर जिले में मैन्युफैक्चरिंग हब खोलने की बात भी आज उन्होंने कही है। उनका कहना था कि योगी सरकार में रोजगार नहीं है और यहां पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि ससुराल में आई हूं अपने, और मैं माफी चाहती हूं कि मैं बहुत दिनों बाद अपने ससुराल आई हूं। तो प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा रैली कर रही हैं। चुनावों के मद्देनजर अलग अलग शहरों में जाकर जनसभा को संबोधित कर रही हैं और ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरने की उनकी कोशिश है इस बार के चुनावों में। लेकिन जनता का रुख क्या होता है, अब ये देखने वाली बात होगी। आज अपनी जनसभा के दौरान उन्होंने बीजेपी को भी जमकर घेरा। उनका कहना था कि लखीमपुर कांड में जिनकी मौत हुई है उनको लेकर जरा भी 1 मिनट भी मौन नहीं रखा, ना ही प्रधानमंत्री ने, ना ही मुख्यमंत्री ने। साथ ही साथ अखिलेश यादव पर भी उन्होंने यहां पर तंज कसा है और समाजवादी पार्टी को भी उन्होंने अपने लपेटे में लिया। उनका कहना था कि विकास के मुद्दे पर वोट नहीं मांग रहे हैं अखिलेश यादव भी, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि बीजेपी फिर आएगी। लेकिन हमारी सरकार जनता का ध्यान रखती है और वो करीब 20 लाख की नौकरियां देगी अगर हम सत्ता में आए तो। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की भी उन्होंने आज अपनी जनसभा के दौरान बात कही है। तो बिल्कुल आज हम इसी पर चर्चा भी करने वाले हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रमाकांत मिश्रा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा ठाकुर अभिषेक सोम जो कि सपा के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ विवेकानंद पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस यूपी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मैं विवेकानंद जी आपसे यही करना चाहूंगी कि प्रियंका गांधी आज अपनी प्रतिज्ञा रैली के दौरान मुरादाबाद पहुंची। यहाँ पर उन्होंने रोजगार देने का वादा किया है, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की भी उन्होंने बात कही है तमाम जिलों में। लेकिन उनका यह भी कहना था मैं माफी चाहती हूं कि मैं अपनी ससुराल काफी देर से आई, जब वो मुखातिब हो रही थी तमाम लोगों से। लेकिन अब जब चुनाव करीब है तब उन्हें अपनी ससुराल की याद आई है, क्या कहेंगे?
नहीं नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पहली बार उनको ससुराल की याद आई है? नहीं, उन्होंने ऐसे कहा था ना। पहली बार मुरादाबाद। जी जी, सुन लीजिए सवाल जी कहिए कहिए, तो थोड़ा सा जवाब सुन लीजिए। जी कहिए। पहली बार नहीं आई है, न जाने कितनी बार वो मुरादाबाद आई है, और इसको कोई नहीं नकार सकता कि उनकी ससुराल वहां पर नहीं है। कोई भी नहीं नकार सकता है। अब चूंकि राजनीतिक व्यस्तताएं हैं और तमाम जगह की चीजें हैं, और पूरी तरीके से आप देख रही हैं कि जब भी जरूरत पड़ती है, जब भी कोई पारिवारिक उनका कार्यक्रम होता है, चीजें होती हैं, तो वो मुरादाबाद में होती है। इससे पहले भी वो 2 बार 3 बार मुरादाबाद हो चुकी है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि सवाल इस बात का नहीं है कि वो, सवाल इस बात का है कि यूपी का चुनाव किस मुद्दे पर होना है। का चुनाव जहां राजनीतिक जो सत्ताधारी दल है वो उसको सांप्रदायिक करने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा राजनीतिक दल है जो जातिवाद पे राजनीति चाहता है, जो जातिवाद पे चुनाव चाहता है। वहीं कांग्रेस पार्टी और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का स्पष्ट कहना है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव कराएंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों को, किसानों के मुद्दों पर हम ध्यान आकर्षित करेंगे। महिलाओं के ऊपर जिस तरह से हिंसा हो रही है उस पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे किस तरह से उत्तर प्रदेश अपराध की राजधानी बन गई है। जी, लग रहा है विवेकानंद जी से संपर्क अभी टूट गया हमारा किसी तकनीकी खराबी के चलते। चलिए अब हम रुख कर लेते हैं अश्विनी शाही जी का। अश्विनी शाही जी, यहाँ पर प्रियंका गांधी ने जमकर बीजेपी को घेरा है। साथ ही साथ उनका कहना था लखीमपुर कांड में जिन लोगों की मृत्यु हुई तो उनको लेकर भी जरा भी मौन नहीं रखा, ना ही प्रधानमंत्री ने ना ही मुख्यमंत्री ने। क्या कहेंगे आप? रमाकांत मिश्रा जी, आपसे पूछना चाहूंगी। जी जी जी। देखिए जयराम, मैं एक चीज यहाँ पर बिल्कुल ऐड करना चाहूंगा। देखिए जो यूपी में अभी योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार चल रही है, निश्चित तौर पर ये विकास के रास्ते पर इस तरह से चल पड़ी है जो कि हर एक राज्यों को इससे उदाहरण लेने की जरूरत है। जहां तक बात है कांग्रेस की, तो कांग्रेस की सोच आप वहीं से समझ सकते हैं। अभी प्रशांत किशोर जी ने भी कहा था, अभी हाल फिलहाल 1-2 दिन पहले की ट्वीट है, या शायद पता नहीं आज ही का ट्वीट था। उन्होंने कहा था जो कि जिस पार्टी ने 10 सालों में 90% चुनाव हार गई हो, उस पार्टी को आप क्या कहेंगे? आज अगर वो 20 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं तो आप एक चीज बता दीजिए, उत्तर प्रदेश का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसमें कहां से 20 लाख नौकरी जिस तरह से वादा किया जा रहा है और जिस तरह से वादों की झड़ी लगाई जा रही है। मैं कह रहा हूं आज जो यूपी में इन्होंने जिस तरह से कह रहे हैं, जो कि जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं, प्रतिज्ञा रैली कर रहे हैं, रोजगारों की बात जहां पर कर रहे हैं, वहीं पर मैं कह रहा हूं अगर राजस्थान में जाकर के ये बात करें या पंजाब में जाकर के बात करें, छत्तीसगढ़ में जाकर के बात करें, तो ये भी लगता है जो कि हाँ निश्चित में वहां पर युवा बेरोजगार जो है सो घूम रहे हैं। आप यूपी में जाकर के वादे पर वादे किए जा रहे हैं, आप वादे करिए। देखिए संवैधानिक तरीके से सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर एक पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर एक को गठबंधन करने का अधिकार है, हर एक को वादे करने का अधिकार है। लेकिन ऐसे झूठे वादे न करिए जो कि जहां पर यूपी की जनता ये समझे जो कि कल को अगर मान लीजिए कोई रिजल्ट आता है और वहां पर ठगा महसूस कर रही है, तो इस चीज को कम से कम जनता को गुमराह करने की जो आपकी ये 50 सालों की रीति और नीति चलती आ रही है उसमें उसको बंद करिए। ये कब तक ऐसे खेल चलेंगे? गुलाम नबी जी आजाद जी ने भी आज कहा है उन्होंने, जो कि कांग्रेस का तो अब ये समझ लीजिए 300+ सीट 9 लाने का उसका हो चुका है, जो कि कभी 300 सीट लाएगी नहीं, क्योंकि अगर 300 सीट लाती तो धारा 370 को रिस्टोर करने की बात कर रहे थे। तो जहां पर इस पार्टी की सोच ही इस तरह की है, वहां पर अगर आप 20 लाख नौकरी की, मैं तो कह रहा हूं 40 लाख नौकरी का आप वादा करिए, तो जनता को गुमराह करने से अच्छा है कम से कम आप फैक्ट बताइए। तो ये कम से कम देश को गुमराह करने जो 50 सालों से आपने करते आया है, उस चीज को बंद करिए। चलिए ठीक है। ठाकुर अभिषेक सोम जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज प्रियंका गांधी ने आपको भी जमकर घेरा है और उनका कहना था कि विकास के मुद्दे पर वोट नहीं मांग रहे हैं अखिलेश यादव। मुझे लगता है गांधी जी को पहले अपने खुद सोचना चाहिए और परिवार की स्थिति समझनी चाहिए। उनकी बातों कोई दम नहीं है और जनता ने कांग्रेस को एक नकार दिया है और सिरे से खारिज कर दिया है जी। रही बात विकास की, जो 2012 से 17 तक इसीलिए पीछे घूम रहे हैं समाजवादी पार्टी, मतलब जो हम कर रहे हैं उसके पीछे कॉपी कर रहे हैं। नहीं, मेरा कितना कहना है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने देश को लूटा है
और हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोगों ने तो विकास का रास्ता अपनाया है। 2012 से 17 तक जो माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में विकास कार्य किए, चाहे डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट 4 लेन कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी, वुमेन हेल्पलाइन, डायल 100, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो भाजपा पे भी कोई मुद्दा नहीं है, ना ही 2012 से लेके 17 तक किस तरीके से लूट मचाई थी समाजवादी पार्टी की सरकार, थानों से लेकर कलेक्टर तक की कार्यालयों में इस तरीके से। विवेकानंद जी, आप उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। जी जी कहिए ठाकुर जी। रही बात लखीमपुर की खाड़ी की, तो ये तो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में देखा है, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सोसाइटी, यूनाइटेड नेशन ने इसको टिप्पणी करी कि देश का दुनिया सबसे बड़ा आंदोलन जी, और भारत की सरकार कुचलना चाहती थी किसानों को। ये तो किसानों की ताकत और इंटरनेशनल की वजह से भारत सरकार ने कदम पीछे हटाने पड़े, अन्यथा किसान तो बिल्कुल अड़ी है। और रही बात उत्तर प्रदेश की चुनावी जो ये साल चल रहा है, तो जनता बहुत समझदार है, लेकिन अपना रहे कुछ लोग ओबीसी जैसे लोग हैं, मुस्लिम धर्म की राजनीति कर रहे हैं, भाजपा हिंदू धर्म की राजनीति कर रही है। तो ये सब मैं समझता हूँ ये कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग हैं, और हम लोग समाजवादी लोग हैं। हम लोग किसी धर्म के राजनीति नहीं करें, कोई हमारा धार्मिक एजेंडा नहीं है, हमारे लिए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनका जातीय एजेंडा है। जी जी, चलिए ठीक है, चलिए विवेकानंद जी, आप कह सकते हैं अपनी बात, आप कहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे साथी प्रवक्ता, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, अभी भी इन लोगों को जरा सा भी रत्ती भर का शर्म नहीं है कि गुमराह कर रहे हैं और लोगों को, उत्तर प्रदेश की आवाम को, उत्तर प्रदेश की जनता को मूलभूत मुद्दों से दूर रखने की बात कर रहे हैं। एक लोग को देखा जाए तो सांप्रदायिकता और धर्म की राजनीति करते हैं और उसका कार्य लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। 4.5 साल में उन्होंने क्या किया, उनके पास गिनाने के लिए एक तो लफ्ज नहीं है। तो सीधे मंदिर, मस्जिद, तो गुरुद्वारा, तो काशी, तो मथुरा, यही पर चल रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि एक ऐसी क्षेत्रीय दल है जो 2012 से लेकर 17 तक में सरकार चलाई, और उस दौरान किस तरह का लूट जारी था। थानों से लेकर जिला कलेक्टर तक दलाली होती थी, पूरी तरीके से अव्यवस्था की, अराजकता की, गुंडा राज था, और एक जाति विशेष के लोग सत्ता पर काबिज थे। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नौजवानों के रोजगार के साथ, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ होता था, नौकरियां बेची जाती थी, और वही हाल 2017 से लेकर 2022 में ही हो रहा है। अभी आपने देखा हाल ही में 22 लाख परीक्षार्थी अपने अपने घरों से निकलकर सेंटरों पे गए थे, लेकिन ये सरकार का सिस्टम देखिए कि परीक्षा आउट हुआ, और आप जरा कल्पना करिए कि वो 22 लाख छात्र जो अलग अलग अपने घरों से सेंटरों पर गए थे, कितने परेशान हुए, कितनी तैयारियां की, कितने सपने बुने थे कि टेट का परीक्षा देंगे, उसमें पास हो जाएंगे। और यही नहीं, मैं तो सिर्फ एक गिनाया हूँ, ऐसी 12-14 परीक्षाएं गिना सकता हूँ जिसका पर्चा पिछले 5 सालों में आउट हुआ है, बेचा गया है, नौजवानों के सपनों के साथ खेला गया है। किसानों के ऊपर हमला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से केंद्र की सरकार भले ही चुनावी मौसम में आकर डर के मारे, हार के मारे, किसानों का जो ये 3 काले कानून थे इनको वापस कर। देखिए जयराज जी, बोलने में क्या लगता है, मैं तो कह रहा हूँ बोलने में कुछ लगता थोड़ी है। आज अगर वो चुनावी भाषण अगर दे रही हैं तो ठीक है, बोलने के लिए 20 लाख बोले, 40 लाख बोले, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि 40 लाख नौकरियां उन लाएंगे कहाँ से, मुझे ये उस चुनावी भाषण के दरमियान में वो भी बोलना चाहिए उनको। देखिए गलत तथ्य, गलत विषय, अब गलत व्यक्ति का जब आप महिमा मंडन करने लगते हैं तब आपके ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगता है। कोई भी पार्टी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे धर्म और जाति के आधार पर हम काम नहीं करते। अरे मैं आपको कह रहा हूँ, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जो कि अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी ने चुनावी मंच से कहा था, चिन्ना के बारे में महिमा मंडन कर रहे थे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। एक मैं लेख पढ़ रहा था जो पाकिस्तान के राष्ट्रीय अभिलेखागार है द्वारा प्रकाशित एक जिन्ना पेपर्स है, एवं कराची विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, भूतपूर्व कुलपति IS कुरैशी का मैं एक लेख पढ़ रहा था जो 1930 से ही एलिजाबेथ गिलियट के माध्यम से विंस्टन चर्चिल के साथ
गुप्त संपर्क में ये जिन्ना था, जो देश का विभाजन कैसे हो। तो अब जब खलनायक को आप महिमामंडन करते हैं, देश के विभाजन का जो खलनायक है उसका आप भैया श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उसी जिन्ना के साथ मिलकर सरकार बनाए थे, कहाँ हैं आप? इस तरह की स्वामी प्रसाद आप पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उसी जिन्ना के साथ मिलकर सरकार बनाए थे। और जितना जिम्मेदार यदि मुस्लिम लीग है हिंदुस्तान के बंटवारे की, उससे कम जिम्मेदार हिंदू महासभा और आरएसएस नहीं है। एक एक करके बात करिए तो बात समझ में आएगी जी। गलत तथ्य, गलत व्यक्ति, गलत विषय के बारे में महिमा मंडन बनना बंद करिए और देश को गुमराह करना बंद करिए। आप लोगों ने 50 सालों से केवल यही काम किया है, गुमराह करने का काम किया है। आज वो सब देश की जनता समझ चुकी है और वही आदमी यहाँ पर चुनाव जीतेगा, वही पार्टी ये चुनाव जीतेगी जो बिल्कुल जनता के साथ फैक्ट टू फैक्ट बात करेगी। आज भले ही 40 लाख नौकरी की बात मुझे मौका दीजिएगा। चलिए ठीक है, देखना होगा कि आखिर कौन सी पार्टी जीतेगी और जनता भी समझदार है, जनता को पता है आखिर किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। विवेकानंद जी अपनी बात रख सकते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, धन्यवाद। सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी प्रवक्ता हैं, आपको मैं बता दूं भैया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनको आप आरती उतारते हैं, जनसंघ के जो नेता थे, आरएसएस के नेता थे, उन्होंने ही मिलकर जिन्ना के साथ सरकार बनाई थी। और जितनी जिम्मेदार इस देश के बंटवारे के लिए मुस्लिम लीग है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार इस देश के बंटवारे के लिए हिंदू महासभा और आरएसएस है, क्योंकि इन तीनों लोगों ने मिलकर इस देश में नफरत की सियासत उस समय से ही शुरू कर दिया। और ये सब के सब अंग्रेजों के एजेंट हैं, अंग्रेजों के तलवार चाटने वाले लोग हैं और माफी मांगने वाले लोग हैं। अंग्रेजों के साथ मिलकर 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उस आंदोलन के खिलाफत में ये लोग खड़े थे और देश के लोगों से अपील कर रहे थे कि गांधी, महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो भारत छोड़ो आंदोलन है, जो एक मजबूत आंदोलन था, जो एक करो और मरो का नारा लेकर ये आंदोलन चलने वाला था, उस आंदोलन के खिलाफ ये लोग आवाज उठाते थे और बोलते थे। और आज ये बात कर रहे हैं कि जिन्ना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करिए, दोनों एक ही लोग हैं। जिन्ना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये जो विचारधारा है, नफरत की विचारधारा है, यही तो धर्म की और सांप्रदायिकता की राजनीति है, यही तो ध्रुवीकरण की राजनीति है। लेकिन याद रहे, हम चलने नहीं देंगे आपकी दुकान इस बार। हम आप कहीं भी घूमेंगे, हम आपको महंगाई पर लेके आएंगे। आप कहीं भी जाएंगे, हम आपको किसानों की जिस तरह से रौंदा गया, उनकी हत्या हुई, उस मुद्दे पर लेके आएंगे। आप कहीं भी जाने की कोशिश करेंगे, हम प्रदेश के करोड़ों नौजवानों के सपनों को जो रोजगार के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन पे लेके आएंगे, उस मुद्दे पर लेके आएंगे। और आप ये मत भूलिए, 10 लाख सरकारी नौकरियों का डाटा हमारे पास है। कभी आइएगा हमारे दफ्तर में, और नहीं तो कहिएगा इसी चैनल के माध्यम से, मैडम के माध्यम से आपको दिखा देंगे और विभागवार गिना देंगे किस विभाग में कितनी कितनी नौकरियां यहाँ पर रखी हुई है। आप लोगों ने पूरे इस उत्तर प्रदेश की जनता को, चाहे वो महिला हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, नौजवान हो, किसान हो, सबको प्रताड़ित करने का काम किया है। और आज सब लोग ठीक है। चलिए विवेकानंद जी जवाब ले लेते हैं रमाकांत जी से। रमाकांत जी, ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, और इससे पहले भी इस तरह के आरोप आप पर लगते हुए अखिलेश यादव ने भी ये बात कही थी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ध्रुवीकरण तो बिल्कुल ही नहीं, मैं यहाँ पर तो सिरे से नकार रहा हूँ। ध्रुवीकरण का जिस तरह से इन लोगों ने, विपक्षियों ने जिस तरह से हमारे ऊपर में इल्जाम लगाया है, ध्रुवीकरण तो ये करते हैं। मैं कह रहा हूँ जिस 19% की बात ये लोग करते थे, ये पहले इन लोगों का ये ठेका लेकर के बैठे रहते थे। लेकिन आज जब ओवैसी जी आप जब चुनाव मैदान में आ चुके हैं, आपके छोटे भाई हैं ओवैसी जी, आपने बुलाया है उन्हें पैसा देके? सुनिए, आपके बीच में मैंने बोला नहीं और आप बेकार की बात बोलने लगते हैं, तो ये गलत हो जाता है ना। बोलिए, मैं तो याद दिला रहा हूँ आपके छोटे भाई हैं। नहीं, याद हमें नहीं दिलाइए, याद आप लोगों को करने की जरूरत है, आप लोगों को करने की। ध्रुवीकरण की जहां तक बात है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, देखिए कांग्रेस तो आज 10 सालों में 90% चुनाव हार चुकी है, क्योंकि इनके झूठे वादे रहे हैं। इनके देश को गुमराह करने का हमेशा से काम किया है इन्होंने। आज 40 लाख और 20 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, ये भी देश की जनता को गुमराह करने का काम है और कुछ नहीं है। जहां तक ध्रुवीकरण की बात है, ये लोग कितना भी ध्रुवीकरण कर लें, लेकिन
भाजपा बिल्कुल आएगी 2022 में, ये मैं आपको कह करके जा रहा हूं। चलिए ठीक है, देखते हैं कि आखिर कौन आता है। ठाकुर अभिषेक सोम जी भी बने हुए हमारे साथ। अभिषेक सोम जी, आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से आज प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव को भी नहीं बख्शा है, उन पर भी निशाना साधा है, और देखा था हमने कि विकास को लेकर उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर आप लोग इस बार वोट नहीं मांग रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कि क्योंकि पिछली बार जब आपने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तो क्या स्थिति हुई थी, तो हम सभी ने देखा था, तो ये एक रीजन हो सकता है, इसके पीछे एक वजह हो सकती है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस ने देश का विकास किया होता तो आज वो इस स्थिति में नहीं होती। राहुल जी अमेठी से हार गए। दूसरा, आपने देखा होगा इन लोगों में मुद्दों पर भी किसी के इतनी राहुल जी में, प्रियंका जी में आज मुझे लगता है इतनी ताकत नहीं रही है कि वो किसी की मदद भी कर सके। एक अमेठी का मामला है, इंटरनेशनल शूटर एक वर्तिका सिंह है, प्रेसिडेंट अवार्डेड है, तो उनको उन्होंने स्मृति ईरानी द्वारा, उनके निजी सचिव द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य बनाने के लिए उनसे कुछ पैसे की मांग करी, तो उन्होंने पूरी जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया, कानूनी लड़ाई लड़ी। तो कांग्रेस मुझे लगता है इतनी वेंटिलेटर पे चली गई है। वर्तिका सिंह ने खूब अपना प्रयास करा, प्रियंका जी से मदद मांगी, पर मुझे लगता है उनको कोई भी मदद नहीं मिली, और ये जब अपने घर में ही हारने लगे तो कहाँ ये प्रदेश जीत पाएंगे, मुझे लगता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लग रहा है कुछ तकनीकी खराबी के चलते उनका संपर्क भी हमसे टूट गया है, लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।